अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वाजिद अली मयूर टाइम न्यूज़ एजेंसी से। आज मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है इस वक्त के लिए कि मैं कोटा शहर के मोतबर मोअज़्ज़िज़ जनाब मुफ्ती अशरफ साहब से बात करने के लिए मुखातिब हुआ हूँ। इनकी तारीफ़ में अपने लफ्ज़ों में तो क्या बयान करूँ। ये शहर के गरीब गुरबा लोगों की तहे दिल से अच्छी नीयत से खिदमत करते हैं, उनके घर बसाने में उनकी मदद करते हैं। हर हफ्तावार इनका प्रोग्राम होता है कि ये कम पैसों में लोगों के निकाह करवाएं, उनका घर बसाएं। और आपसी जो समाज में नाइत्तेफाकियाँ फैलती हैं मियाँ बीवी के दरमियान या और मसलों के दरमियान, उसको हल करना ये अपना मकसद समझते हैं और अपने इस्लामी होने का सबूत देते हैं। मैं आगे इनकी तारीफ़ क्या करूं, मैं ख़ुद ही इनसे मुखातिब होके इनसे अर्ज़ करूंगा कि अपने बारे में बताएं कि ये कहाँ से अब शुरू हुए हैं और किस तरह इन्होंने कोटा शहर में आकर लोगों को खिदमत देना शुरू किया है। जनाब सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जनाब वाजिद अली साहब मयूर न्यूज़ एजेंसी के एक रिपोर्टर हैं और उनके साथ जो पूरी टीम आई हुई है, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा कोई इंटरव्यू आप ले सकें। मैं अपना ब्रीफ मैं खुद ही दे देता हूँ। चूँकि मेरी पैदाइश कोटा ज़िले के कस्बा कैथुर में हुई 1978 में। मेरी अनादवारा से लेकर और 12th क्लास तक मेरी पढ़ाई भी कैथुर में हुई और कायदा बगदादी अली बेते से लेकर और हदीस शरीफ की आखिरी हदीस तक भी मेरी पढ़ाई वहीं हुई। लेकिन अजीब इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि 1993 के अंदर जहाँ हमारी दस्ताबंदी होनी थी तो वहाँ दारुल रज़विया में कुछ मामलात पेश आए, जिसकी बिना पर 1995 में हमारे वालिद साहब कैथुर से कोटा तशरीफ़ ले आए। यहाँ आने के बाद में बाकायदा एक दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा के नाम से एक इस्लामी संस्था विज्ञानगर मस्जिद रोड छतरपुरा तालाब रोड पर ज़मीन ख़रीद कर उस पर तामीरी काम करवाया और आनन फानन के अंदर लग ऐसा रहा था कि शायद फरिश्ते काम कर रहे हों। और सबसे पहली दस्ताबंदी आलमियत की मेरी हमारे यहाँ हुई। उसके बाद फिर मैं तखस्सुस करने के लिए तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह जिसको बोलते हैं मुफ्ती का कोर्स करने के लिए मैं जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ज़ाकिर नगर दिल्ली अल्लामा अशरफ क़ारी साहब के वहाँ गया और 3 साल तक मैंने वहाँ पर तखस्सुस किया। 1998 के बाद वहाँ से फ़ारिग़ होने के बाद में मैं बराबर अपने वालिद के हमराह दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा में उन तमाम काम को संभालता रहा जो काम मेरे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में करते थे। जैसे तालीमी एतबार से बच्चों की देख रेख, तालीमी मेयार को उसके अंदर अच्छी तालीम हो सके बच्चों को, उसके बारे में निसाब तालीम में जो पाठ्यक्रम है उसमें जो किताबें हैं उसके ऊपर दस्तरस। उसके बाद दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा जिनसे निकाह और तलाक़ के पेचीदा मामलात हल किए जाते हैं वो दारुल क़ज़ा कहलाता है। और जो मुस्लिम माशरे के अंदर कमियां होती हैं उन पाखंडों को दूर करने के लिए जो मसला बताया जाता है उसको बोलते हैं फ़तवा। उसको वो डिपार्टमेंट कहलाता है दारुल इफ्ता। तो दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा, दारुल उलूम, दारुल इक़ामा और दारुल ज़ीफ़, इन तमाम की ज़िम्मेदारी उस पर थी, यानी निगरानी थी एक तरीके से। लेकिन ये वक्त को मालूम नहीं कौन कब दुनिया से चला जाए। और सन 2000 में मेरी शादी हुई। उस वक्त गरचे मैं 21.5 साल का हो गया था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी करने में बड़ी जल्दी की। उनको लग रहा था कि शायद
उनकी हयात बाकी ना रहे। बहरहाल 6 मई 2001 को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद वो तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ मेरे इस कमज़ोर कंधे पर आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से लेकर 2012 तक मैंने उन तमाम ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाया। फिर मैं उस दरमियान में 2 मरतबा मैंने हज भी किया और तमाम तर जो भी और दीगर जो काम काज होते हैं माशरी एतबार से, समाजी एतबार से, मुल्क के एतबार से, उन तमाम को भी मैंने बखूबी निभाया। लेकिन वापस में मेरा मुक़द्दर को गहन लग गया और नज़र बद का मैं शिकार हुआ और कुछ शरपसंद अनासिर बदमाशों ने मेरे साथ चाल चल के बदमाशियाँ की। उसमें उस वक्त की एक बहुत बड़ी एक तंजीम भी थी जिसको अभी गवर्नमेंट ने बैन लगा रखी है और उस पर पाबंदी आयद है। उन तमाम तंजीमों के जो ज़िम्मेदार थे, जो वहाँ के ओहदेदार थे, वो सब के सब मेरे दुश्मन हो गए। मेरे कुछ जो है जान माल की जो है वो बिल्कुल प्यासे हो गए। बहरहाल मामला थाना विज्ञानगर में चला, उसके बाद में मामला कोर्ट में गया और आज भी वो कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन मैंने अपने मिशन को, जो मेरे वालिद ने जो मिशन और जो गुलशन छोड़ के गए हैं, उसकी तरफ से मैंने कभी भी रूह गर्दानी नहीं की, मुंह को नहीं मोड़ा और कभी मैंने अपने दिल पर इस बात का एहसास नहीं किया कि शायद कि इन कामों से मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लोगों की हिमायत, इनायत, मोहब्बतें, मेहरबानियाँ इस कदर मिली कि मैंने उस काम के अंदर और भी इजाफ़ा किया। आज 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम, फ़कीर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले और किराए से मकान में रहने वाले, उनका हमने घर बसाया और उनका हमने निकाह करवाया है। यानी हम इज्तिमाई शादी पहले करवाते थे हर 6 महीने पर, फिर करवाया हर महीने पर और लॉकडाउन के बाद में हर हफ्ते हम करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रब का शुक्र है कि 1000 से ज़ायद घर को हमने बसाने का हमने एक शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह का बड़ा करम, उसका एहसान है। उसके बाद में हमने ये देखा कि शायद के तालीमी एतबार से हमारा मुस्लिम माशरा बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमने अपने वालिद के नाम से मुफ्ती अख्तर हुसैन उर्दू कॉलेज को कायम किया और उसमें डिस्टेंस लर्निंग पर फासलाती तालीम पत्राचार द्वारा हमने तमाम तालीमात 8वीं, 10वीं, 12वीं, BA, BCom, BSc, MA, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उन तमाम तालीमात को हमने उस कॉलेज के अंदर मुहैया करवाया। फिर हमने देखा कि हमारे जो मुस्लिम माशरे की लड़कियां हैं वो पढ़ने में पिछड़ रही है, तो हमने बाकायदा उनके लिए लड़कियों के लिए एक मदरसा कायम किया जो आनंदपुरा में चल रहा है। और भी दीगर बहुत सारे मकातिब, मदारिस, अंजुमन और बहुत सारे जो है तंजीमें हमसे वाबस्ता हैं, उन तमाम की खिदमत को मैं अंजाम दे रहा हूँ। अभी जो आपके करीब मदरसा है जिसमें कि गवर्नमेंट भी मदद देती है, जहाँ क्या आपके वालिद मोहतरम का मज़ार भी मौजूद है, अभी वो मदरसा किसी और दूसरों के कब्ज़े में है बच्चों के पढ़ाने के लिए। अब वो एक अलग बात है। आपके वक्त में जो है वहाँ पर कितने स्टूडेंट पढ़ते थे? चलिए, अच्छा सवाल किया आपने। 2001 से लेकर 2012 तक कंटिन्यू दारुल मदारिस मुस्तफ़ा के अंदर जो बाहर से बच्चे थे, बैरूनी बच्चे, वो 60, 65, 70 तक रहते थे हमेशा। उनके खाने पीने का निःशुल्क इंतज़ाम होता था, उनकी पढ़ाई का मुफ्त इंतज़ाम होता था, न किताबों का, न उनके ड्रेस का, न उनके खाने पीने का कोई भी अलग से कोई फ़ीस नहीं जाती थी। सिर्फ साल भर में 100 रुपये की उनकी रसीद करती थी, जिसको बोलते थे दाखिला फ़ीस, एडमिशन फ़ीस। उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं लेते थे। लेकिन मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि वो पुलिस की कस्टडी के अंदर चला गया। 15 सितंबर 2013 से उसमें ताला लगा और तकरीबन 1.5 या पौने 2 साल तक उसमें ताला लगा रहा। और उसके बाद में फिर हमने SP और CI थाना के ऊपर हमने कोर्ट केस किया और उन्होंने वहाँ जाकर सिलेंडर किया कि साहब हमने सिर्फ कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए हमने वहाँ ताला लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने ताला खोल दिया। लेकिन रोना ये है कि हमारे आस्तीन में सांप पलते हैं। हम घर को आग लगी घर के चिराग से। जो लोग हमारे हमनवा थे उन लोगों ने ही हमारे साथ में जो है एक धोखा दिया और आज
वो सिर्फ मदरसा बोर्ड के मातहत वो मदरसा चल रहा है। उसमें जो पेरा टीचर लगे हुए हैं वही पढ़ाने आते हैं, वो पढ़ा के चले जाते हैं। जो मुदर्रिसीन हैं पढ़ाने वाले, वो हमने उस दारुल उलूम के बाजू में अलग से एक व्यवस्था कर रखी है, जहाँ पर हमारे मुदर्रिसीन, हमारे मुलाजिमीन, हमारे हुफ़ाज़, हमारा कारी, हमारा आलिम वहाँ पढ़ा रहे हैं। जब वो मदरसा चल रहा था और जो मदरसा जो गवर्नमेंट एड देती है या पेरा टीचर देती है, तो वो गवर्नमेंट आपको किस बेसिस पे कितने स्टूडेंट पे कितने पेरा टीचर्स देती है? राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर का जो एक नियम है कि 40 बच्चों पर एक पेरा टीचर नियुक्त करना, लेकिन ये जो नियम है इस पर कोई भी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर पा रहा है। ना ही अल्पसंख्यक मामला विभाग, ना ही राजस्थान मदरसा बोर्ड, ना ही कोई मदरसा कमेटी और ना ही कोई पेरा टीचर, जबकि नियम ये है कि 40 बच्चों पर एक पेरा टीचर हो। आज हालत ये है कि दारुल उलूम में जो मोहल्ले के बच्चे पढ़ने आते हैं वो मुश्किल से 20 से 25 हैं, लेकिन पेरा टीचर लगे हुए 7 महिला पेरा टीचर लगा रखा है। हमने इसकी शिकायत भी की है, बाकायदा सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड से लेटर भी आया हुआ है, लेकिन अब तक जो है उस पर त्रिलोक चंद मीना जो कोटा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आपने उनको लेटर दिया होगा ना? हाँ, मैंने बिल्कुल बाकायदा उनको लेटर दिया है। तो वो इस आपके लेटर का जवाब उन्होंने कुछ दिया? नहीं दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो आपने उस लेटर को जो है ऊपर पहुंचाया कि साहब इस तरह से हमने इनको शिकायत करी और इन्होंने हमारी बात को ना सुनते हुए हमें कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई करी? मैंने सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड को इसके बारे में तफसील से लिखा है कि साहब जो कोटा ज़िला अल्पसंख्यक अधिकारी है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। शायद कि इनका भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है शेयर हो सकता है। हाँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, नहीं बिल्कुल है ना, लेकिन ये है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि जहाँ पर इतने कम बच्चों पर इतने ज़्यादा फैकल्टियों को पेरा टीचर को लगाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक पेरा टीचर को अंदाज़न कितनी तनख्वाह दी जाती है? अभी लगभग 2-3 साल कबल तो इनकी तनख्वाहें थी 5,000, 6,000, 8,000, 12,000 तक थी, लेकिन अभी जो नया संशोधन हुआ, नया नियम आया है इंक्रीमेंट बढ़ाने का, उसके बाद में इनकी सबकी तनख्वाह 30,000 से कम किसी की तनख्वाह नहीं है। 30,000, यानी अगर 7 वहाँ पे पेरा टीचर हैं तो 2,10,000 के आसपास इनकी तनख्वाह पर मंथ की तनख्वाह है। इसके अलावा जो है वो जो राशन वगैरह जो दिया जाता है, तो ये राशन वगैरह ये खुद लेके आते हैं या मतलब वो संस्था जो है जो त्रिलोक जी के अधीन काम करती है वो दिलवाती है? इसमें क्या है कि एक है राजस्थान मदरसा बोर्ड, एक है अल्पसंख्यक मामला विभाग, एक है शिक्षा विभाग और एक है जो जिससे मिड डे मील आता है, ये अलग डिपार्टमेंट है। तो मिड डे मील अंडर है गवर्नमेंट के, शिक्षा विभाग अंडर है गवर्नमेंट के और मदरसा बोर्ड है अंडर है गवर्नमेंट की एजेंसी है वो। इन तमाम की निगरानी के अंदर ही काम को अंजाम होता है। मिड डे मील विभाग जो है जो कि राशन बनाता है, मेन जिम्मेदारी तो उसकी है। भाई अल्पसंख्यक वाले तो उस पर कह देंगे कि साहब वो दिलाते हैं, हम तो दिलाते नहीं। शिक्षा विभाग वालों को कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन मिड डे मील को जो रिपोर्ट जाती है यानी लिस्ट जाती है बच्चों की, वो तो मदरसा बोर्ड ही भेजता है ना। मदरसा बोर्ड, तो मदरसा बोर्ड में मतलब त्रिलोक जी आते हैं? त्रिलोक जी आते हैं। अब फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं, तो मतलब ये उनकी पूरी तो अगर अब हमारे पास में 7 पेरा टीचर आते हैं तो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो वहाँ पर कम से कम ये मान लो कि 280 के करीब स्टूडेंट की संख्या होना चाहिए। हम बिल्कुल होना चाहिए। तो त्रिलोक जी क्या इस बात को यहाँ आके नहीं देखा उन्होंने कभी कि जो है साहब ये ऐसा हो रहा है और मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ? मैंने नहीं देखा। मैंने अभी 1 हफ्ता पहले भी उनको बजाते खुद वहाँ हाजिर होकर उस ऑफिस में पहुँच कर, और हम लोग 4-5 जने गए थे और हमने उनको ज़बानी तौर पर भी कहा कि वहाँ पर धांधली हो रही है, आप वहाँ जाकर चेक करें। अगर तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे हर रोज़ जो है 10 मदरसा चेक करने होते हैं, तो मैंने 10 मदरसों के अंदर जो है उसका नंबर कब आएगा। यहाँ तक कि हमें खबर लगी है कि एक पेरा टीचर जिसका नाम रेशमा है, उसके बाप का नाम खलील है, तो पिछले 4 महीने से वो पढ़ाने नहीं आ रही है और फर्जीवाड़ा तरीके से साइन करके और जो है तनख्वाह ले रही है। तो उस पे जो क्या त्रिलोक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो ये तो एक मदरसे की बात है जी। अब हम अगर इसका मुआवजा जो है दूसरे मदरसों से करें, तो मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ इस बात को, और मैं उस तक तय तक जाऊँगा इस बात में। मतलब कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है, एक तो राजस्थान के पैसे के, राजस्थान सरकार का पैसा वेस्टेज हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और त्रिलोक जी ने मुझे एक बार खुद बताया था वर्बली तौर पे कि मदरसे के जो मालिक है, जो मदरसे को चलाने वाले हैं, उसके अंदर एक तो सदर बन जाता है और दूसरा सचिव बन जाता है, 2 बन जाते हैं। अब वो सदर की भी कोई दुकान अलग है, किसी तरीके की कोई भी व्यवसाय करके अपना घर चलाता होगा, सचिव की भी अलग है। तो वो जो है वो जाने, उनका काम जाने।
तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन आपको जब ऑन ड्यूटी इस बात पे रखा है और इस बात को देखा है तो फर्ज तो आपका है ना इस बात के बिल्कुल लिए। है, बिल्कुल है। आप उसको क्यों नहीं देख रहे? तो ये क्या अनदेखी करके क्या उनसे मिले हुए हैं? हो सकता है कि नहीं उनसे हो उनको सकता नहीं, बस साफ तौर पे नजर आता है ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर रोज़ाना 10 मदरसा नहीं, आप तो 5 मदरसे को चेक करें, और वहाँ पर अगर आप जाकर चेक करेंगे और उनको आप मुतनब्बा करेंगे, आगाह करेंगे, उनको निर्देश देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मदरसे कमेटी वाले भी और मदरसा पेरेंट्स भी इस चीज़ को सुधार में लाएंगे। लेकिन अब हमने भी आँख बंद कर लिया, यानी कि अल्पसंख्यक विभाग भी आँख बंद कर चुका है, और कमेटी वाले तो अंधे ही हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो सिर्फ साइन करना होता है। अच्छा, रोना इस बात का है कि दारुल उलूम मुस्तफ़ा में जो एक फर्जी तरीके से सदर बना हुआ था आबिद हुसैन अंसारी, उसको मरे हुए आज 6-7-8 महीना हो गया, नहीं अभी उसका साइन चल रहा है जो हो रहा है, जबकि वो नहीं है अभी। नहीं है ही नहीं, तो उसको इंतकाल हुए थे 8 महीने हो गए। ओ माय गॉड, मतलब जिस आदमी का इंतकाल हो चुका वो रजिस्टर पे साइन कर रहा है। साइन कौन कर रहा है भाई? वो साइन कर रहा है। हाँ, मैंने उनसे कहा कि भाई जो उसको इंतकाल हो गया, सितंबर में उसका इंतकाल हो गया 2024 के अंदर, और अब तक जो है साइन हो रहे हैं, कि कोई भी कर सकता है। कोई कैसे कर सकता है साहब? बताइए। मुफ्ती साहब, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट ने इस बात के लिए डेप्यूट कर रखा है कि आप अब जो गलत हो रहा है उसको आप सुधार करें, ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं, आईने दिखा रहे हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, फला शख्स जिसका इंतकाल हुए सितंबर में हो गया, 2024 के अंदर हो गया, उसका पता ही नहीं है, उसको तो मिट्टी खा गई, कब्र में चला गया वो, उसके साइन कौन कर रहा है? हमें उन्होंने जवाब नहीं दे पाए, मुझे कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात है कि मदरसा है, ये मस्जिद नहीं है, वहाँ पर चंद लोग आके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों पढ़े हुए नमाज़? आपको नमाज़ पढ़ने की परमिशन किसने दी? हमने उनसे कहा कि भैया नमाज़ होती है, वो पेरेंट टीचर लगा रखा है आपने मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए या बच्चों को नमाज़ पढ़ाने के लिए? नमाज़ पढ़ाने के लिए तालीम मौलाना मौलवी होता है, ना कि ये पेरेंट टीचर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे सामने उन्होंने सिर्फ फ़ोन करवा के उनको मना कर दिया कि कोई भी पेरेंट टीचर इस नमाज में लिप्त नहीं हो, कोई अज़ान में लिप्त नहीं हो, बस। लेकिन बराबरी कहा उन्होंने, कोई लिखित रूप में इनको कोई भी निर्देश नहीं दिया। नहीं तो 10 बच्चे अगर वहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने तो उनके जो रजिस्टर मेंटेन हो रहे होंगे सब फर्जी हो रहा है, सब फर्जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल उनके कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई उनकी टीसी वगैरह है। जबकि हर बच्चे का पोर्टल पर, शिक्षा विभाग का नियम है कि हर बच्चे का पोर्टल पर नाम होना चाहिए, और जब पोर्टल पर नाम होगा तो वो बच्चा वहीं पढ़ेगा जहाँ पर, और अन्य किसी मदरसा या स्कूल या प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में किसी में भी उसका नाम शो नहीं हो सकता। जो बच्चा के नाम पोर्टल पर एक बार चढ़ गया वो वहीं से वो सारी सुविधाएं लेगा, चाहे वो उसका पोशाक हो, जो उसका ड्रेस होती है वो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे अन्य कोई भी सुविधाएं हो, सरकारी सुविधाएं, या उसको स्कॉलरशिप हो, छात्रवृत्ति हो, तो उन तमाम चीज़ों की सुविधाएं एक ही जगह लेगा। ये गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है, लेकिन वो पोर्टल पर नाम चढ़ाते नहीं है, और ना एक ही बच्चा कभी प्राइवेट स्कूल में शो होता है, कभी सरकारी स्कूल में शो होता है, कभी मदरसे में शो होता है। तो सरकार जो अपना काम, सरकार का तो काम है कि सब उन्होंने बजट अपना इशू कर दिया, भाई लोग सरकार को दोषी ठहराते हैं कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर, सरकार तो अपनी तरफ से फुल कर रही है जो भी उससे बन पड़ रहा है, जो उनके लिए। नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि मदरसे के लिए अलग कोई नियम हो या स्कूल के कोई अलग नियम हो, जबकि मिड डे मील, ड्रेस, किताबों के अंदर सेम नियम है। मिड डे मील परचेज किस जगह से किया जाता है? ये नहीं, ये तो कोई एजेंसी करती है। उस एजेंसी करती है, तो एजेंसी भी तो कोई ऑथेंटिक तो होगी ना। वो शिक्षा विभाग के अंडर में है। किसके? शिक्षा विभाग के अंडर में आती है वो मिड डे वाली। नहीं, वो भी अपने बिल वगैरह तो लेती होगी ना भाई, लेती है, बिल लेती होगी, और फिर वो यहाँ पहुँचाती होगी, तो इनसे रिसिप्ट भी तो लेती होगी ना राशन की, कि बिना रिसिप्ट लिए वो जो है बोरियाँ डाल के चली जाती है। तो क्या वो इस जगह को आके जब वो मिड डे की जब डालते हैं, वो खाने का जब सामान डालते हैं, तो क्या वो ये नहीं देखते क्या, शिक्षा विभाग नहीं देखता क्या आगे के सब ये जो है यहाँ पे मिड डे इतना आ रहा है, 10 तो बच्चे हैं और हम जो है 280, मतलब 7 पैरा टीचर का मतलब होता है कि 200 से ऊपर स्टूडेंट आपके पास हैं और आप उनको मिड डे खिला रहे हो, तो वो बाकी का मिड डे कहाँ जा रहा है? वो सब ये लोग बांट रहे हैं आपस में, चाहे पैरा टीचर हो, चाहे वो मदरसा कमेटी हो, वो लोग आपस में बांट के खा पी। तो ये जो त्रिलोक जी है, इनका भी तो उत्तरदायित्व बनता है ना इस बात को देखने का। उनका हक बनता है, पहला हक उन्हीं का है, क्योंकि वो पूरे ज़िला के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट यानी कि अल्पसंख्यक मामला विभाग के वो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, उनका तो बिल्कुल हक बनता है। तो इस बात से तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग करके और मुस्लिम समाज को जो है, और मुस्लिम समाज के बच्चों को जो है उससे वंचित कर रहे हैं, और बल्कि वो ऐसा कर रहे हैं कि साहब ये समाज जो है और बिगड़ा, और उसके साथ साथ हमारे लोग भी शामिल हैं उनके साथ ही। बिल्कुल है। अपना घर बनाने के लिए जो है आप सरकार पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार तो अपनी तरह, उनके पास तो फर्जी बिल पहुँच रहे हैं, उनके पास फर्जी रिपोर्टें पहुँच रही है, और उसके अंदर ये सारे अधिकारी भी मौजूद ही हो रहे हैं। हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये नयापुरा में उनका ऑफिस, और नयापुरा से और विज्ञान नगर कोई इतना दूर नहीं है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कोटा में और भी तो मदरसे बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट ने तो, जब योगी आदित्यनाथ को हम बुरा कहते हैं कि वो मदरसे पे पाबंदी लगा रहे हैं,
प्रधानमंत्री को हम बुरा कहते हैं या मदरसे, तो तुम मदरसे के लिए तो हम कुछ जिम्मेदार हो रहे हैं ना कि हमारी हम अपनी योग्यता पूरी नहीं कर पा देखिए, रहे। मैं यहाँ पर एक बात आपको वजाहत कर दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि किसी को इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो नहीं, प्रधानमंत्री ये हो, इल्ज़ाम तो सब हम खुद अपने आप पे लगा रहे हैं ना। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अपना कलेक्टर हो या जो भी हो जिम्मेदार हो, चाहे प्रशासनिक हो या सामाजिक हो, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। मुश्किल ये है कि उसको साबित करना। अगर गवर्नमेंट कोई नियम ला रही है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, कहीं ना कहीं कमियां हमारी होती है, तो उस कमियां को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट नियम लाती है। अभी मैंने आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको मैं अलग से हट के बता रहा हूँ कि इस पाकिस्तान के हमले के बाद और जो नियम लेकर आए कि जो हम जांच चल रही है, चेकिंग चल रही है, पूरे इंडिया के अंदर चेकिंग चल रही है, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को पकड़ धकड़ की जो चल रही है, उसके लिए बाकायदा तौर पर एक टीम है जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बा में उस काम को अंजाम दे रही है। पिछले एक हफ़्ता कबल हमारे 3 मौलाना कोटड़ी के, एक का नाम था हाफिज़ मुस्तकीम, एक का नाम था कमरुल हक और एक का नाम था, अच्छा नाम था, बहरहाल के तीनों को गुमानपुरा थाना कोटा वालों ने उठाया, वहाँ पर बैठा दिया थाने में। मेरे पास फ़ोन आया कि साहब जो है पुलिस ने बिला वजह उनको पकड़ लिया है। मैं यहाँ से गया, मैंने सीआई साहब से बातचीत की, मेरे साहब आपने इनको क्यों गिरफ़्तार किया? कि नहीं, हमने कोई गिरफ़्तार नहीं किया। तो फिर क्यों बिठाया आपने थाने पर? कि साहब इनकी जांच होनी है। मैं क्या जांच होनी है? कि ये वेस्ट बंगाल के हैं और यहाँ कोटा में पिछले 10 साल से या 5 साल से या 20 साल से जो भी रहकर यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, तो हम इनका जाँच करके हमें वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, जाँच कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। उनकी जाँच के लिए उनको फिर क्राइम ब्रांच ऑफिस कंट्रोल रूम दशहरा मैदान में उनको पूरे को जी में बैठा कर वहाँ ले गए, और दिन में 11:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक बाकायदा अलग अलग टीम ने, IB वाले, CID वाले, CBI वाले, SB वाले, DSB वाले, वो जितनी भी अलग अलग जिनके ATS वाले जो जांच की टीमें हैं, उन तमाम टीमों ने अलग अलग तथ्य से उनको जांच किया। जांच में उनके पास में कमी पाई गई, एक हाफिज़ साहब के पास में कमी पाई गई। उन्होंने पासपोर्ट में जो बनाया था यहाँ कोटा से, पासपोर्ट में लिखा पेरिस ऑफ द बर्थ कोटा, यानी कि जन्म स्थान कोटा दे दिया, जबकि उनका जन्म प्रमाण पत्र वेस्ट बंगाल का बना हुआ था। इस बात को लेकर वो लोग अड़ गए कि साहब इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ी की है, कि इन्होंने ये लिखा। मैंने वहाँ से ये उनसे कहा, मैंने कहा साहब इन्होंने फार्म भरा है ऑनलाइन, ऑफलाइन फार्म नहीं भरा, ऑनलाइन फार्म भरा। नंबर 2, यहाँ पर मैंने उनको ये तथ्य दिया कि ये है पासपोर्ट, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो घंटा 2 घंटे में या 1-2 दिन में बन जाए। इसको बनने के लिए लगता है 1 महीना, और इसमें बाकायदा तौर पर अलग अलग जांच होती है। SP ऑफिस से जांच होती है, हल्का थाना से जांच होती है, और इलाके थाने से जब तक कि मुतमईन होता है उस वक्त तक कि उसको पासपोर्ट जारी नहीं होता। ठीक है, तो जब इन्होंने ये लिखा, गलती से लिख दिया पेरिस ऑफ द बर्थ कोटा, और इनके पास में जन्म प्रमाण पत्र है वेस्ट बंगाल का, इन्होंने वो जन्म प्रमाण पत्र को भी छुपाया नहीं, बल्कि बाकायदा उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगाया। तो वो पुलिस वाला जिसने जांच करने के लिए आया था, वो पुलिस वाला ने क्या कुछ देखा और ओके कर दिया। ओके, ठीक है। देखिए, वो एक प्रशासनिक कार्रवाई है और वो होना चाहिए हमारे देश के सुरक्षा के लिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। वो एक उनका आइडेंटिफिकेशन है और उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको पूरा करना चाहिए, और करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में जो सारे फसादात उठ रहे हैं और जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो भी दूर होंगे, अच्छी बात है। अब वो तो उस मैटर को नहीं। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि हम जो निकाहनामे जारी करते हैं, तो ये निकाहनामे जारी करने का इख्तियार हमें किस तरह दिया जाता है? चलिए, अच्छा सवाल आपने किया। असल में ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 1880 एक्ट बना हुआ है, जिसको बोलते हैं काजी एक्ट। यस। उस काजी एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपने अपने स्तर पर मोहल्ला वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज काजी को नियुक्ति दे। उस नियुक्ति में गवर्नमेंट और वहाँ की जो है ज़िम्मेदार पब्लिक में से उन तमाम की सहमति होना ज़रूरी है कि हम फ़ला मोहल्ले में या फ़ला शहर में फ़ला व्यक्ति को हम काजी बना रहे हैं। तो काजी का मतलब ये नहीं है कि मेरा बाप काजी था मैं काजी बन जाऊँगा। मैं नाअहल हूँ, अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कुछ बोलना नहीं आता, अब मैं काजी बन जाऊँगा, ऐसा नहीं। काजी के लिए जो अहलियत है, जो उसके लिए योग्यताएँ हैं कि पढ़ा लिखा हो, शरीयत का जानकार हो, क़ज़ात के बारे में पूरी बारीकी से जानता हो, निकाह और तलाक़ की कितनी किस्में हैं उसके बारे में जानता हो,
किन किन मामलात में निकाह जायज़ नहीं पढ़ाना वो जानता हो, किन किन मामलात में तलाक नहीं होती वो जानता हो, कौन सी लड़कियों का निकाह कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इद्दत में हो या गैर इद्दत में हो, उन तमाम बारीकियों से वो वाकिफ़ हो तब काजी बन सकता है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि निकाह नामा जो है जैसे काजी साहब भी जारी कर रहे हैं, देते ही वो मस्जिदों में लोगों को उनके इमाम वगैरह को दे देते हैं, आप भी देते हो और 2-3 और भी हैं जो सब दे देते हैं अपने। तो ये निकाह नामा जो होता है ये क्या कोई भी दे सकता है? वो भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हो, दूसरे भी दे सकते हैं क्या ये? नहीं, हमारे पास देखिए, मैं औरों की बात नहीं करता, हमारे पास तो बाकायदा दारुल क़ज़ा दारुल शरिया रजिस्टर्ड संस्था है, उसकी बायलॉज में लिखा हुआ है कि हम हमारे नायब काजी को नियुक्त करेंगे, उन्हें हम अपना निकाह नामा जारी करेंगे, जो उस निकाह नामे पर वो निकाह पढ़ाएंगे और उसकी जो एक मिनिमम फ़ीस है वो लड़का और लाडा लाडी से लेंगे। ये हमारे पास में बायलॉज में लिखा हुआ बाकायदा हमारा रजिस्टर्ड संस्था है। अब अगर अन्य कोई भी संस्था या मदरसा या मस्जिद या कोई भी कमेटी अगर निकाह नामा जारी कर रही है तो उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, भैया आप क्यों कर रहे हो। ये जो शहर के अंदर में क्या काजी एक ही होता है या और भी बनाए जा सकते हैं? नहीं, काजी तो आबादी के ऊपर मुनहसिर है। अगर मुस्लिम कितनी आबादी पे मुनहसिर होता है ये? 5,000 से कम 5,000 आबादी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा जो है वो कितनी 10,000 15,000 तक लास्ट ये है। उसके बाद फिर दूसरा काजी होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। क्योंकि जो भी मसाइल है उसको पूरा करने के लिए, हल करने के लिए मौका तो चाहिए ना। अगर आबादी ज़्यादा हो जाएगी और लोगों की भीड़ लगेगी, फिर वो जो है वो मसला हल नहीं कर पाएंगे, फिर शिकायत का मौका आएगा। इसलिए एक मापदंड बनाया हुआ है, एक दायरा बनाया हुआ है। ये मापदंड जो है 1880 के नियम में है, उसमें है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अगर आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आज कोटा की अप्रोक्सीमेटली करीब 10 लाख के करीब आबादी होगी, अंदाज़ा बता रहा हूँ, मुस्लिम आबादी मुस्लिम आबादी है, तो मुस्लिम 4 लाख 5 लाख तो होगी, हाँ। जो भी होगी इतनी भी होगी, तो वहाँ पर और काजी भी बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और जो काजी के इख्तियारात होते हैं वो निकाह तक और तलाक तक या धार्मिक कोई प्रोग्राम हो इस्लामी उसके लिए होते हैं। तो वो तय करने के लिए क्या वो उसके क्या नियम होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि लफ्ज़ काजी है अरबी लफ्ज़ जी। काजी का माना होता है फैसला करने वाला जी, फैसल, मुंसिफ, जज, इसको जज बोलते हैं। मुंसिफ फैसला करने वाला काजी कहलाता है। हम लोगों ने क्या समझ लिया, निकाह पढ़ाने वाले को काजी बोल देते हैं। नहीं, वो जबकि शरीयत में, सुनिए आप, जबकि शरीयत में निकाह पढ़ाने का अधिकार सबसे पहले अहल लड़की का बाप है। अच्छा। जो दुल्हन है, दुल्हन का बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ाए। अच्छा। रोड़ा इस बात का है कि बाप जाहिल, तो शरीयत ये कहती है कि अगर बाप नहीं पढ़ सकता है, दादा पढ़ाए, खालू पढ़ाए, मामू पढ़ाए, फूफा पढ़ाए, भाई पढ़ाए। अगर ये सब के सब अगर अननोन है यानी कि जाहिल है, इल्म के बारे में नहीं समझते, तब जाकर मस्जिद का इमाम पढ़ाए। ये तो बहुत आखिरी कड़ी है, राष्ट्रवादी कड़ी है। पहली कड़ी घर का मेंबर हो, घर का बाप हो। जिस तरीके की जनाजे की नमाज में भी ये आया है कि जो है अगर वो अगर बाप के इंतकाल हो गया तो बेटा पढ़ाएगा, हाँ, वैसे ही बेटा पढ़ाएगा, उसका ज़्यादा अजीम सवाब मिलेगा उसे। वही मसला इसमें जो है इसमें भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो काजी कोई वो दे, डायरी प्रिंट कराए और इमाम को दे और वो उसी से ही पढ़ाया जाए। एक और मैं जो वो है बदगुमानी वो भी दूर कर दूँ। शरीयत में, इस्लाम में निकाह नामा की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। निकाह नामा की शरीयत में कोई वैल्यू नहीं है। निकाह की वैल्यू है, निकाह नामा की नहीं है। खुदा न खास्ता मेरी निकाह हुई सन 2000 में और मेरा निकाह नामा खो गया, गुम हो गया, फट गया, जल गया या पानी में सड़ गया, तो क्या मेरी निकाह ख़त्म हो जाएगी? क्या नहीं हो सकती ख़त्म? क्यों? मेरी निकाह हुई है। शरीयत में निकाह का मतलब है दो आकिल बालिग मुसलमान के सामने ईजाब व कबूल करने का नाम निकाह है। अगर निकाह हो गया दैट्स राइट, यही है हक़। उसके अलावा निकाह नामा बना या ना बना, उसमें साइन हुए नहीं हुए, ये सब फॉर्मेलिटीज़ है, एक्स्ट्रा है। इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमने एक अपने ख़ुद के रिकॉर्ड के लिए, अपने ख़ुद के प्रूफ के लिए हमने ये एक डिज़ाइन किया है कि निकाह नामा ऐसा होना चाहिए। निकाह नामा में जो तो एक गवाह वकील जो होते हैं वो किस लिए रखे गए हैं? वो देखिए, निकाह के लिए फॉर्मल है वो, फॉर्मल है। नहीं सुनिए, निकाह में 2 फ़र्ज़ हैं। मेरी बात सुनिए, निकाह में 2 फ़र्ज़ है। एक है 2 गवाह का होना फ़र्ज़ और खुतबा का होना फ़र्ज़। निकाह पढ़ाने वाले के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो बादशाह हो, दाढ़ी वाला हो, फाजिल हो, आलिम हो, काजी हो, नमाजी हो, परहेज़गार हो। ये तकवा में आता है।
अफजलियत में आता है। अगर खुदा न खास्ता किसी लड़की का बाप आलिम था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपना काम कारोबार दूसरा शुरू कर दिया, कोई दूसरा व्यवसाय करने लग गया, ठीक है, बिजनेसमैन बन गया, लेकिन वो उसको खुतबा याद है, वो खुतबा पढ़ सकता है अपनी बेटी का? नहीं जनाब, ये चीज़ तो है मस्जिद के सदर बनने पे भी लागू है। हाँ, जो सदर है, मैंने इसको पढ़ा है कि वो बादशरा हो और जुमे के दिन खुतबा पढ़ना जानता हो, उसे यासीन शरीफ याद हो और वो बिल्कुल शरे का पाबंद हो और जो कलाम मजीद है वो मखारिज के साथ पढ़ना जानता हो, वो ही मस्जिद का सदर बन सकता है। अदरवाइज़ दूसरा मस्जिद का सदर नहीं बनता। लेकिन हमारे यहाँ तो देखने में ये आ रहा है कि जो पैसे वाला है उसको मस्जिद का सदर बना दिया जाता है। देखिए कई जगह तो सटुरिये, भंगेड़ी, जंगेड़ी, शराबी, कबाबी लोग भी सदर बन गए हैं, मस्जिद के, मदरसे के, दरगाहों के, मज़ारों के बन गए। ये तो कमी हमारी है, ना शरीयत की है ना गवर्नमेंट की है, कि हम कैसा आदमी को अपने उस की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं, वो हमारी कमी है। अगर समाज मिलकर इस बात को एहसास दिलवा दे कि नहीं साहब ये आदमी जो अच्छा नहीं है, ये ब्याजखोर है, रिश्वतखोर है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, या ये कोई कातिल है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लायक नहीं करें, चाहे कितना बड़ा करोड़पति अरबपति क्यों ना हो। आप जो निकाह करवाते हैं उसकी क्या फ़ीस लेते हैं आप? हमारे यहाँ जो निकाह की फ़ीस है वो है 1000 रुपया। 1000 रुपये? जी, 500 रुपया है। 500 रुपये बस, मात्र, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। उससे ज़्यादा हमें कोई उनसे एक, और हम उन्हें निकाह में क्या प्रेजेंट देते हैं? निकाह में हम उनको 3 कॉपी बनाते हैं, एक कॉपी हमारी रिकॉर्ड की रहती है, एक कॉपी जो है लाडा वाले को, एक कॉपी लाड़ी वाले देते हैं। मेरे सामने आपने एक दफ़ा एक पर्सन से 27,000 रुपये कुछ समथिंग देने के लिए थे, मुझे मालूम है अच्छा। पहली बार जब मैं आपसे मिला था, 27,000 कभी निकाह नहीं दिया। चलो अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वधू को जो पैसे दिए जाते हैं, हाँ। समाज कल्याण विभाग से जो पैसे दिए जाते हैं, वो कितने पैसे दिए जाते हैं? वो 21,000 रुपये मिलते हैं, उसको लड़की के अकाउंट में जाता है वो तो पैसा, वो डायरेक्ट अकाउंट में अकाउंट में जाता है। हाँ, वो मतलब वो अपने से नहीं उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो हम तो पूरी फाइल बनाकर समाज कल्याण विभाग को वो कर देते हैं, रेफर कर देते हैं। हाँ। फिर वहाँ से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में वो वहाँ से चेक जारी कर देते हैं उनके अकाउंट से। वो लड़की के नाम खत्म जाता है। तो हम जो है सिर्फ मात्र 500 रुपये में ही अपना सम्मेलन में निकाह 500 रुपये। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत आपको बहुत इस बात के लिए हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, खास करके मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। माशाअल्लाह, शुक्रिया इस बात के लिए, और दुआ करेंगे कि सिलसिला बदस्तूर जारी रहे। आमीन। और आप समाज की और इस्लाह करें, कोशिश करें, और सही तरीके से कोशिश करें, चाहे वो हमारे फेवर में आए, लोग हमारी बात माने ना माने, उससे हमें कोई गरज नहीं है। देखिए हदीस शरीफ में आया है, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती है। तो जब भी कोई बात कही जाएगी, चाहे समाज के लिए हो या मेरे लिए हो या आपके लिए हो, तो कड़वी रहेगी। सच्ची बात तो कड़वी लगती है। तो कड़वा घोट जिसने पी लिया वही इंसान है, वही कामयाब है। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे बड़े हैं, उम्र में, तजर्बा में बड़े हैं, आपकी तमाम बातों को नहीं, मैं उम्र में बड़ा होने से आलिम नहीं होता। मैं आलिम बात नहीं कर रहा, आलिम और इल्म वाला भी नहीं होता, तजर्बात में बड़े हैं आप। तजुर्बात में भी शायद, देखो इल्म वाला तजुर्बे में ज़्यादा बड़ा होता है। अभी देखो एक्चुअल में क्या है कि मेरे बेटे ने जो काम करा, जो उसने पढ़ी, तो वो इल्म में मैं उसे मेरे से ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। हाँ सर, हालांकि वो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं होगा, क्योंकि तजुर्बात एक अलग होते हैं। लेकिन इल्म के अंदर जो उसकी सोच होगी, आपकी जो सोच होगी, वो सोच में थोड़ी पा सकता हूँ। आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री को हासिल करा। मैं आपसे आखिरी सवाल एक और पूछ रहा हूँ कि लोग बाग अल्लामा, तूती राजस्थान और ये सब लगा रहे हैं, ये क्या अल्लामा राजस्थान, अल्लामा जो कहा जाता है, ये अल्लामा से क्या मतलब होता है और इसकी डिग्री कहाँ मिलती है? देखिए ऐसा है कि नहीं, आप डिग्री मिलती है आलिम की, फाजिल की, फजीलत की, ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तक जो है अल्लामा की डिग्री सिर्फ इकबाल साहब को मिली है। नहीं सुनिए सही आप। हाँ। और तूती राजस्थान क्या होता है? देखिए तूती राजस्थान तो यह होता है, जैसे बुलबुल होता है, बुलबुल की जो चहक महक, तो उसके लिए वो बोल देते हैं, ये लक़ब है, खिताब है। नहीं, मैं आपको बोल दूंगा कि आप जो है नहीं, उसको हम अपने नाम, देखिए बाद में आपको ये कराऊँ कि जैसे हाजी, मैं हज करके आया हूँ, मैं मुमानियत है इस बात पे कि मैं अपने आगे हाजी ना लगाऊँ, ठीक है। मैं कहलवाने की भी कोशिश नहीं करूँगा आपसे कि आप मुझे हाजी कहो, आप मेरा नाम ले सकते हैं। ये आपका तक़वा है, ये आपका शियार है, आपकी परहेज़गारी है कि आप अपने आप को जो है ना
आजिज़ी इनकिसारी से पेश कर रहे हैं आप कौम के सामने कि आप सिर्फ नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए वाजिद साहब, बस ये बहुत है। अब मैं ये कहूँ कि साहब मुझे जो है आप तो हाजी साहब और ये कहो, या मैं अपने नाम के आगे ख़त किताबत पे हाजी साहब लिखूँ, या वो जो पर्चे छपते हैं उस पर आता है कि जने क्या क्या होता है, तो उस पर जने पढ़ने में 5-10 मिनट लग जाते हैं करीब करीब उसको नाम को पढ़ने में। नाम तो पढ़ा जाता है बाद में, पहले तो वो इबारत पढ़ी जाती है पूरी की पूरी, और फिर उस पर क्या तूती है। अब तूती ये तो मतलब मैं बुलबुल भी हो सकता है कुछ, मगर तूती तो लफ्ज़ भी नया है ना एक ही है। नहीं, नया लफ्ज़ नहीं हो सकता कि आपके लिए नया हो, ये बहुत पुराना लफ्ज़ है। और जो अच्छे तरन्नुम के अंदाज में नाशी पढ़ने वाले या हमद मनक़बत वगैरह पढ़ने वाले या अच्छा अंदाज में जो है पढ़ने वालों को तूती के लोग पुकारते हैं, ठीक है। जैसे इल्म का बहुत बड़ा पहाड़ हो तो उसको हम लोग बोलते थे बहरुल उलूम, ये अरबी लफ्ज़ है। बहर का माना समंदर, और इल्म का है जमा का सिगा, वो है उलूम। तो पूरे समंदर के उलूम का ये माहिर है, हालांकि कोई माहिर नहीं है, कोई भी इतना दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो पूरा माहिर हो, लेकिन हम लोग बोल देते हैं। ये हमारा एक अपना उनको लिए जो है बड़प्पन है कि सामने वालों को जो है अच्छे अच्छे अलक़ाब से ख़िताब से नवाजें, ये सिर्फ है। बाकी इसका कोई ज़रूर नहीं है कि अगर मैंने आपको डॉक्टर बोल दिया तो आप डॉक्टर ही हो गए, ये कोई ज़रूर नहीं है। नहीं तो आप मुझे डॉक्टर मैं डॉक्टर लगाने का अधिकारी नहीं हूँ ना। मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता आप तशरीफ़ लाए, आपका वज़ा करता, आपका जो है दिल डोल ऐसा है कि जैसे लगता है कि बिल्कुल डॉक्टर हूँ, या मैंने बोल दिया आपको प्रोफेसर साहब आइए, या मैंने आपको बोल दिया कि साहब डॉक्टर साहब आइए, या मैंने बोल दिया लेक्चरर साहब आइए, या मैंने बोल दिया प्रिंसिपल साहब आइए, तो ये मेरा अपना ज़ाती निजी सोच है कि मैं आपको किस नज़रिए से देख रहा हूँ जी, बस ये अपना अपना नज़रिया है। तो वैसे लक़ब तो नहीं है ना ये? नहीं लक़ब है ना, लेकिन लक़ब उसका अगर हामिल है, उसके लायक है, योग्य है, तो लगाइए लक़ब, कोई अर्थ नहीं। जो अल्लामा अगर उसके पास डिग्री है, डिग्री की अल्लामा की तो नहीं, अल्लामा की डिग्री नहीं होती है, नहीं होती है ना। हाँ। तो ये तो यूँ ही कह रहे हैं ना। नहीं मैं आपसे जो पूछ बस सिर्फ हाँ या ना। अगर उलूम व फ़नून का माहिर है तो उसको हम अल्लामा बोल सकते हैं, अगर लेकिन जाहिल आदमी है उसका अल्लामा बोल दिया। नहीं आप ये बताइए, तो गलत है। आप ये बताइए कि अल्लामा जो डॉक्टर इकबाल साहब को कहा है, तो PhD करी उन्होंने, सुनिए आप। हाँ, तो डॉक्टर है वो, डॉक्टर है ना, डॉक्टर है वो। फिर उन्होंने एक खिदमत को अंजाम दिया है। हम किसी भी छोटे मोटे उस आदमी के आगे अल्लामा लेगा और स्टेज पर अगर प्रेजेंट कर देते हैं तो वो तो कुछ भी गलतफहमी है, गलतफहमी है ना। अब वो क्या है, अब वो लोगों को जो अनपढ़ लोग और जो समझने वाले नहीं है वो तो उसको जाने क्या समझेंगे। और सबसे पहला मैं बताऊँ आपको, जितनी भी हमारी ये जलसे होते हैं वो सारी बातें होती हैं, उसमें हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे नबियों की और जितने भी हैं उन लोगों की बातों को दोहराया जाता है, दोहराना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कौम को ये भी तो कहना, उनको ये भी तो संबोधित करना चाहिए कि तुम इस माशरे को छोड़ के, लोग ये कहते हैं कि साहब ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम तो दुनिया में जो है सिर्फ जो है हमारे लिए तो जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी काम जो है दुनिया में आके करे हैं, और अल्लाह ने कुरान को जो संविधान हमारे लिए बना के भेजा वो दुनिया के लिए भेजा है ना, कि हम दुनिया में इस तरह जो दुनिया से ही तो आखिरत मिलेगी ना। कि आप ये कह के पल्ला झाड़ लें, उनने कहा दुनिया तो जेल खाना है, जेल खाना होती तो अल्लाह पाक को भेजने की क्या ज़रूरत आई थी यहाँ पर। अल्लाह पाक को तो जो है वहाँ बुलाना है ना, आपके अमालों के थ्रू तो जाओगे ना आप। अभी यूँ समझिए कि अमल की जगह दुनिया है, अमल से मुराद तो हर चीज़ आएगी, उसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अच्छा है, बुरा है, खैर है, शर है ना, जितनी भी है, चुगली है, बुराई है, गिबत है, मार पीट कूट, दुनिया भर के अगड़म बगड़म जितने भी काम है वो सब अमल में आ गया। अब अमल खैर या अमल शर, तो अमल की जगह है दुनिया और नतीजे की जगह है आखिरत। जो हम दुनिया में कर रहे हैं इसका नतीजा हमें मिलेगा आखिरत में। तो दुनिया हमारे लिए है ना। हाँ दुनिया है ना हमारे लिए, अगर दुनिया नहीं होती तो कहा जाए कि साहब दुनिया तो जेल खाना है। नहीं सुनिए, हदीस शरीफ के अल्फाज है, अब दुनिया लिस्सिजनी मोमिनुन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। कैद खाना से मुराद ये नहीं है कि आप जो है कैदी बनाकर आ गए, बल्कि कैद खाना से मुराद ये है कि आपकी ज़िंदगी यहाँ लिमिटेड है, दुनिया के अंदर लिमिटेड ज़िंदगी के लिए आए हो, इसलिए यहाँ पर मर्डर गश्ती मत करो, बदमाशी मत करो, यहाँ पर किसी को परेशान मत करो, नाजायज़ किसी की ज़मीन में कब्ज़ा मत करो, मकान पर कब्ज़ा मत करो, किसी को जो है ना बिला वजह गाली गलौज मत करो। ये तुम कैदी बनाकर आए हो, यानी कि जिस तरीके से कैद खाने में रहता है उसका एक लिबास अलग होता है, उसके टाइम टेबल अलग होते हैं, उसके लिए पूरा जो है कि एक नियम होता है, वैसे ही हमारे लिए भी दस्तूर, नियम, कायदा कानून कुरान पाक है। हमारी ज़िंदगी का कायदा कानून, उसका रास्ता वो कुरान पाक का रास्ता है, हदीस शरीफ के रास्ते हैं, उस पर हमें अमल करना है। ये दुनिया है, हमें दुनिया में जीना है, जब तक जीना है अच्छा अमल करना है, बेहतर अमल करना है, बुराई से बचना है,
बुराई को रोकना है। ये इसलिए दुनिया है, कैद खाना है। ये इसलिए नहीं है कि बस यहाँ आए तो खा लो पी लो भाग जाओ मर जाओ, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे अपनी अमरी ज़िंदगी से आने वाली नस्ल को हम कुछ न कुछ सीख दे सकें, उनको अच्छा पैगाम दे सकें। ये दुनिया है। तो दुनिया इतना ही हम हासिल करें जितना हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। दुनिया को हावी नहीं होने दें, वरना आखिरत फिर फीकी पड़ जाएगी। तो दुनिया से ही आखिरत है ना? हाँ, दुनिया से आखिरत। मैंने कहा ना आपको कि दुनिया अमल की जगह है, आखिरत नतीजे की जगह है। हमारा जो परिणाम होगा, जो नतीजा होगा, वो आखिरत में होगा कि हमें क्या मिलना, जन्नत मिलनी, जहन्नम मिलना, वो सब आखिरत में होगा। उसका डिसीजन, उसका फैसला अल्लाह पाक करेगा। अमल का ही करेगा ना? अमल करेगा। जो दुनिया में हमें अमल किया उससे अमल सज़ा वहाँ मिलेगी, हमें जज़ा सज़ा वहाँ मिलेगी, हमें तो आखिरत में मिलेगी। मुफ्ती साहब, आप हमारे चैनल से जुड़े, हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान है। और इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में रहे तो हम फिर से मुलाकात करेंगे किसी नए मौजूद के ऊपर। और जो आपने बताई है उस बातों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे भी सही इंशाल्लाह, और उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे जो कि मुसलमानों के साथ हो रही है, और जो लोग मिलके खुद अपने ही पैरों पे खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक सुलझे हुए और अच्छे संजीदा विचार के लोग के आए हैं। आपके अंदर कोई कमी या कोई नैरो माइंड वो नहीं है, तंगदस्ती नहीं है, तंगदिली नहीं है। हाँ, आप अच्छे हैं। और आप जैसे अगर 10-20 लोग पैदा हो जाएं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो और भी कोई प्लेटफार्म हो, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर हमारे यहाँ बेदारी भी आएगी और उसकी इस्लाह भी होगी, सुधार भी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करते हैं।